इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पार्ट 6 मकान संपत्ति से आय शीर्षक के इस छठे और अंतिम भाग में आपका पुनः स्वागत है। मकान संपत्ति से आय शीर्षक के कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के बारे में इस भाग में हम बात करेंगे। सम स्पेशल केसेस इसमें सम्मिलित है। फॉरेन प्रॉपर्टी यानी विदेश में स्थित मकान संपत्ति, डिस्प्यूटेड ओनरशिप विवादास्पद स्वामित्व, कंपोजाइट रेंट संयुक्त किराया, को ओनरशिप संयुक्त स्वामित्व, डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी पारस्परिकता का सिद्धांत, एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टीज कर से मुक्त मकान संपत्तियां। Foreign property. If house property is situated abroad, then annual value of such property shall be taxable as ordinary resident, always taxable, not ordinary resident or non-resident, income must be received in India. The annual value of such property would be computed as if the property is situated in India. विदेश में स्थित मकान संपत्ति की आय। विदेश में स्थित मकान संपत्ति की आय पर भी इसी शीर्षक के अंतर्गत कर लगता है, परंतु केवल भारत में निवासी व्यक्ति ही ऐसी संपत्ति पर कर देने के लिए दायी होता है। ऐसे मकान के वार्षिक मूल्य का निर्धारण भी धारा 22 से धारा 25 तक के प्रावधानों के अनुसार ठीक उसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार यह मकान संपत्ति यदि भारत में स्थित होती और उसके वार्षिक मूल्य का निर्धारण किया जाता। विदेश में स्थित स्थानीय निकाय को करदाता द्वारा गत वर्ष में मकान संपत्ति से संबंधित कोई भी अगर किराया कर चुकाया गया है तो उसकी छूट भी उसी प्रकार दी जाएगी जैसे भारत में स्थित मकान संपत्ति के संबंध में। यदि ऐसी संपत्ति का किराया सीधे ही भारत में प्राप्त किया जाए तो यह असाधारण निवासी एवं अनिवासी के लिए कर योग्य होगा। हम सारांश रूप में यह कह सकते हैं कि यदि करदाता ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी साधारण निवासी है तो सदैव ऐसी संपत्तियां कर योग्य होती है आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत। लेकिन यदि करदाता असाधारण निवासी है या अनिवासी है तो विदेश में स्थित मकान संपत्ति से आय इस अधिनियम में तभी कर योग्य होगी जब वह आय यानी किराया सीधे भारत में प्राप्त हो। डिस्प्यूटेड ओनरशिप विवादास्पद स्वामित्व। Merely due to dispute regarding the title of property, assessment cannot be postponed. केवल इस बात के लिए कि मकान के स्वामित्व का निर्धारण नहीं हुआ है, विवादास्पद है, आय पर कर को टाला नहीं जा सकता। In such case, person who is in receipt of income or who enjoys the possession of the property is accessible to tax. इस परिस्थिति में आय का प्राप्तकर्ता अथवा वह व्यक्ति जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है उसे इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए यानी मकान संपत्ति से आय की गणना के लिए करदाता मान लिया जाएगा, उसके हाथों में कर निर्धारण किया जाएगा। कंपोजाइट रेंट। संयुक्त किराया। या आप कह सकते हैं मिश्रित किराया। टुगेदर विथ रेंट ऑफ द बिल्डिंग इफ द ओनर गेट्स चार्जेस फॉर अदर सर्विसेज और रेंट ऑफ अदर एसेट्स प्रोवाइडेड इन द बिल्डिंग, for example furniture, machine, etc.
Amount so received is termed as composite rent. Composite rent is equal to rent for building plus rent of assets oblique charges for various services. Tax treatment of composite rent is rent including charges for amenities or services like garden facility, food, lighting, etc., or other separable assets like machinery, plant, furniture. If the owner of the house property gets composite rent for both properties as well as for services rendered or other separable assets, such composite rent shall be treated as under sum received for the use of building, it will be income from house property. Sum received for other amenities or other separable assets, profit and gains of business or profession, or income from other sources. However, if segregation of composite rent is not possible, then the whole amount will be taxed either under the head profits and gains of business or profession or income from other sources. यदि कोई व्यक्ति अपना मकान किराए पर देने के साथ साथ अन्य सुविधाएं अथवा चल संपत्तियों के प्रयोग की सुविधा भी देता है, तो ऐसे मकानों के संबंध में जो परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है वो इस प्रकार है। जब मकान एवं सुविधाओं का किराया अलग अलग तय हो, यदि मकान का स्वामी मकान के साथ साथ कुछ अन्य सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, लिफ्ट, सफाई, चौकीदार आदि भी किराएदार को प्रदान करता है और ऐसी सुविधाओं का मूल्य अलग से दिया जाता है, तो मकान का किराया मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य होगा और सुविधाओं का शुल्क ऐसी सुविधाओं की लागत घटाकर अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगा। जब मिश्रित किराए में से सुविधाओं का किराया अलग से ज्ञात हो सके, जब अलग अलग किराया तो तय न हो परंतु किसी निश्चित आधार पर ऐसी सुविधाओं का मूल्य अलग से ज्ञात किया जा सके, तो कुल प्राप्त राशि में से ऐसी सुविधाओं का मूल्य घटाकर शेष राशि मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। अतः जब लिफ्ट, पानी, बिजली की सुविधा दी गई हो तो ऐसी सुविधाओं का मूल्य मिश्रित किराए में से घटाकर मकान से किराए की आय ज्ञात की जा सकती है। जब मिश्रित किराए में से सुविधाओं का किराया अलग से ज्ञात न हो सके अथवा मकान इन सुविधाओं के बिना किराए पर देना संभव न हो, जब फैक्ट्री या सिनेमा हॉल को किराए पर दिया जाता है तो मकान के साथ साथ प्लांट, मशीनरी व फर्नीचर आदि भी किराए पर दे दी जाती है और इन सब का मिश्रित किराया प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में पूरे किराए की राशि अन्य साधनों से आय या व्यवसाय से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। यदि किसी स्थिति में मकान एवं मकान के साथ उपलब्ध करवाई गई सुविधाएं, फर्नीचर, प्लांट, मशीन आदि का किराया अलग अलग तय कर दिया जाए परंतु मकान के साथ अन्य सुविधाएं प्रदान किए बिना मकान को किराए पर देना संभव न हो, तो मकान एवं सुविधाओं का सम्मिलित किराया अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगा। हम इसे एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। यदि एक फैक्ट्री का किराया 50,000 रुपये प्रति माह एवं उसमें लगाई गई मशीनों का किराया 30,000 रुपये प्रति माह अलग अलग रूप में तय किया गया जाए तो भी पूरे 80,000 रुपये प्रति माह की आय अन्य साधनों से आय मानी जाएगी या व्यापार एवं पेशे शीर्षक की आय मानी जाएगी, क्योंकि मशीनों के बिना कारखाने को, फैक्ट्री को किराए पर देना संभव नहीं है। यदि करदाता होटल व्यवसाय की तरह सुसज्जित मकान किराए पर देने के व्यवसाय में संलग्न है तो पूरी किराए की राशि व्यवसाय से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। Taxation on paying guest. Rent from paying guest is generally taxable under the head income from other sources. यदि पेइंग गेस्ट के रूप में
मकान को किराए पर दिया जाता है तो यह आय साधारणतया अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। को ओनरशिप, संयुक्त स्वामित्व। If two or more persons own a house property jointly, then they are known as co-owners. If individual share of each co-owner is defined, then the share of each such person shall be taxable as his income from house property. Share of each co-owner in the income from the property as computed in accordance with section 22 to 25 shall be included in his total income. Where the house property is co-owned by co-owners and is occupied by each of the co-owner, then all of them can claim benefit under section 23 subsection 2a, and interest on loan shall be allowed to all the co-owners to the extent of rupees 30,000 or rupees 2 lakh as the case may be. यदि किसी मकान संपत्ति के दो या दो से अधिक स्वामी हों और मकान संपत्ति में प्रत्येक के स्वामित्व का भाग निश्चित हो तो संपूर्ण मकान संपत्तियों की कर योग्य आय की ज्ञात करके उसको विभिन्न स्वामियों में उनके स्वामित्व के अनुपात में बांट दिया जाएगा। इस प्रकार ज्ञात प्रत्येक स्वामी की आय का भाग मकान संपत्ति से आय शीर्षक की कर योग्य आय में सम्मिलित किया जाता है। ऐसी मकान संपत्ति से आय की गणना व्यक्तियों के समुदाय एसोसिएशन ऑफ पर्सन की तरह नहीं की जाएगी। यदि ऐसे मकान को सहस्वामी स्वयं के रहने के लिए प्रयोग में लेते हैं तो प्रत्येक स्वस्वामी के लिए ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य शून्य माना जाएगा और वे धारा 23 उपधारा 2A के प्रावधानों का फ़ायदा उठा सकते हैं और सहस्वामियों द्वारा प्रयुक्त मकान पर ब्याज की कटौती 30,000 रुपये अथवा 2 लाख रुपये की सीमा को ध्यान में रखते हुए पृथक पृथक मिलेगी, क्योंकि यह सीमा एक व्यक्ति के लिए है न कि एक मकान के लिए। Partners property used by the firm. The business carried on by the firm should be regarded as carried on by all of the partners. यदि कोई व्यापार किसी फर्म द्वारा साझेदारी संस्था द्वारा चलाया जाता है तो यह माना जाएगा कि वह सभी साझेदारों द्वारा चलाया जा रहा है। Thus, annual letting value of a property belonging to the SSE which is in occupation of the firm in which SSE is the partner is not includable in income of the SSE partner under section 22. यदि कोई मकान संपत्ति किसी साझेदारी संस्था द्वारा किराए पर दी गई है तो उस पर धारा 22 के अंतर्गत करदाता साझेदार की आय न मानकर उसे फर्म की आय माना जाएगा और फर्म की आय के रूप में कर लगाया जाएगा। प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड सेक्शन 23(5) अमेंडेड। जो संशोधन वर्तमान में किया गया है उसके अनुरूप रहते के रूप में रखी गई मकान संपत्ति धारा 23 उपधारा 5 के अंतर्गत वेयर हाउस प्रॉपर्टीज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड एंड नॉट लेट आउट ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर देन एनुअल वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल बी कंप्यूटेड एज अंडर। यदि कोई मकान संपत्ति स्टॉक इन ट्रेड यानी रहते के रूप में रखी गई है और किराए पर नहीं दी गई है तो उसके वार्षिक मूल्य की गणना इस प्रकार की जाएगी।
up to 2 years from the end of the financial year in which the certificate of completion of construction of the property is obtained from competent authority। जब निर्धारण अधिकारी द्वारा मकान के पूर्णता का प्रमाण पत्र दे दिया जाता है और ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त होने के वर्ष के अंत से प्रारंभ करके 2 वर्षों तक इस प्रकार की मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य नील यानी शून्य लिया जाएगा। एनुअल वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल बी टेकन टू बी नील। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अफोरसेड पीरियड, प्रमाण पत्र प्राप्त होने की समाप्ति वाले वर्ष से प्रारंभ करके 2 वर्षों से अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात एनुअल वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल बी कंप्यूटेड एज पर अदर प्रोविजंस डिस्कस्ड लेटर। ऐसी मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य उस प्रकार ज्ञात किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जाएगा। हम इसका वर्णन बाद में करेंगे। यानी हम यहाँ पर यह समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसी मकान संपत्ति को हम 5वीं श्रेणी के मकान संपत्ति की परिस्थिति में सम्मिलित कर लेंगे। 5वीं श्रेणी का अर्थ डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, उन्हें किराए पर दी गई मकान संपत्ति मानकर उन पर कर लगा दिया जाएगा। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आखिर इस प्रकार का संशोधन आयकर अधिनियम में क्यों किया गया, क्योंकि मकान संपत्तियों को ज़्यादातर बिल्डर्स बनाते हैं, स्टॉक इन ट्रेड के रूप में रखते हैं और उन्हें मूल्य वृद्धि की आशा में बेचते नहीं हैं। बहुत लंबे समय तक उन्हें अपने पास में बनाए रखते हैं। सरकार द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि बिल्डर्स उन्हें बेचने का प्रयास करें, अधिक समय तक उन्हें अपने पास में स्टॉक इन ट्रेड के रूप में नहीं रखें। इसी उद्देश्य के लिए इस प्रकार का यह नियम बनाया गया है। और 2 वर्ष से अधिक यदि कोई भी बिल्डर अपने पास मकान संपत्ति रखेगा, खाली पड़ी रहेगी, रहती के रूप में भी पड़ी हो, तो भी उस पर उसके वार्षिक मूल्य पर आयकर अधिनियम में कर लगाया जाएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी, पारस्परिकता का सिद्धांत। सेक्शन 22 लेवीज टैक्स ऑन एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एंड नॉट ऑन एक्चुअल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। धारा 22 के अंतर्गत किसी भी मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य पर कर लगाया जाता है, न कि उसकी वास्तविक आय पर। इन केस ऑफ ए क्लब, एक क्लब की दशा में, विच प्रोवाइड्स recreational facilities exclusively to its members and their guests and not to any non-members। जो मनोरंजन सुविधाएं केवल अपने सदस्यों या उनके मेहमानों को उपलब्ध कराता है और किसी भी परिस्थिति में गैर सदस्यों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज ए नॉन प्रॉफिट सीकिंग पर्सन, यह गैर लाभकारी व्यक्ति कहलाता है। एंड रन ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस, यहाँ पर चलाए जा रहे क्रियाकलाप न लाभ न हानि के सिद्धांत पर चलाए जाते हैं। सच क्लब इज रनिंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी एंड इट्स मेंबर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी शेयर ऑफ प्रॉफिट। यह पारस्परिकता के सिद्धांत पर चलाया जाता है और इसके सदस्यों को लाभों में किसी भी प्रकार का कोई हिस्सा प्राप्त नहीं होता। सच बात तो ये कि लाभ होते ही नहीं हैं। इन द केस ऑफ सच ए म्यूचुअल कंसर्न, इस प्रकार के पारस्परिक संस्था की दशा में नॉट ओनली द सरप्लस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन but also the annual value of the clubhouse shall be exempted from tax।
ऐसी संस्था का आधिक्य और क्लब हाउस का वार्षिक मूल्य दोनों ही कर से मुक्त होंगे। उन पर किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं लगाया जाएगा। एग्जम्प्टेड प्रॉपर्टीज, कर से मुक्त आय। आयकर अधिनियम में मकान संपत्ति से संबंधित कुछ आयों को कर से मुक्त घोषित किया गया है। इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग हाउस प्रॉपर्टीज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। आगे बताई गई मकान संपत्ति से आयें कर से मुक्त घोषित की गई है। नंबर 1, एनी वन पैलेस और पार्ट thereof of an ex-ruler provided the same is not let out. If the ex-ruler has a house property and the part of which is self-occupied and remaining let out, then only the self-occupied part of the house property shall be exempted. धारा 10 उपधारा 19 के अंतर्गत भूतपूर्व राजा या महाराजा के निवास के रूप में काम में आने वाला कोई भी एक महल जो उन्होंने स्वयं के निवास हेतु प्रयुक्त में लिया है और किराए पर नहीं दिया है, यदि ऐसे महल का कोई भाग स्वयं के रहने हेतु प्रयुक्त लिया जाता है और दूसरा भाग किराए पर दिया जाता है, तो यह बेनिफिट केवल स्वयं के निवास हेतु प्रयुक्त महल के भाग हेतु ही लागू होगा। नंबर 2, हाउस प्रॉपर्टी ऑफ ए लोकल अथॉरिटी, स्थानीय सत्ता की मकान संपत्ति से आय। उदाहरण के लिए, यदि नगर पालिका स्थानीय सत्ता होती है, उसने मकानों का निर्माण करके उनको किराए पर उठाया है, उनको प्राप्त होने वाले किराए की आय कर से मुक्त है। हाउस प्रॉपर्टी ऑफ एन अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, अनुमोदित अनुसंधान संघ की मकान संपत्ति से आय भी कर से मुक्त घोषित की गई है। हाउस प्रॉपर्टी ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हाउस प्रॉपर्टी ऑफ ए हॉस्पिटल, शैक्षणिक संस्था और अस्पताल की मकान संपत्ति से होने वाली आयों को भी कर से मुक्त घोषित किया गया है। हाउस प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्सन बीइंग रेजिडेंट ऑफ लद्दाख, लद्दाख के निवासी की मकान संपत्ति से आय को कर से मुक्त घोषित किया गया है। हाउस प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दलों की मकान संपत्ति से होने वाली आयों को भी कर से मुक्त घोषित किया गया है। हाउस प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रेड यूनियन, व्यापार संघ की मकान संपत्ति से आय भी कर से मुक्त है। ए फार्म हाउस, कुछ दशाओं में कृषि भूमि से लगे हुए मकान जिनको फार्म हाउस कहा जाता है, उनकी आय को भी कर से मुक्त घोषित किया गया है। हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पजेज, पूर्णतया पुण्यार्थ अथवा धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्थापित ट्रस्ट की मकान संपत्ति से आय कर से मुक्त घोषित की गई है। हाउस प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन, करदाता द्वारा अपने व्यापार अथवा पेशे के लिए प्रयोग में ली गई मकान संपत्ति की अनुमानित आय को भी कर से मुक्त घोषित किया गया है। धन्यवाद।